एट कांस्टेंट प्रेशर, इस आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर एक कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या देख सकते हैं कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है, एक कांस्टेंट है। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एक कांस्टेंट है, जो कि वी बाई टी हमने देखा था एट कांस्टेंट प्रेशर वी बाई टी बराबर हो एक कांस्टेंट होता है। इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, जो कि अल्फ़ा वी क्या होता था, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी ऑफ अ गैस। ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया अल्फ़ा वी, एक कांस्टेंट आया, जो कि एक प्रॉपर्टी है गैस की। फॉर आइडियल गैसेस हमने अल्फ़ा वी को डिफ़ाइन कर लिया वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, जो कि ये टर्म हमें काम आएगी कि ये क्या मीज़र है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ किस हिसाब से बढ़ती हैं। हमने किसका, अपनी आइडियल गैस का यूज़ करते हुए एक कांस्टेंट प्रेशर पर हमने देख लिया कि डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इक्वल्स टू वो भी कांस्टेंट होगा और डेल्टा टी डिवाइड बाई टी भी कांस्टेंट होगा, जो कि एक अल्फ़ा वी के बराबर होगा। अब हम अगर देखें कि अल्फ़ा वी और अल्फ़ा एल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जो कि हम पहले कह रहे थे कि ये 3 गुना, ये 2 गुना, ये कैसे हो जा रहा है। तो हमने देखा था कि वॉल्यूम के केसेस में जो डेल्टा एल ओवर एल था वो थ्री अल्फ़ा एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी हो गया था। वो कैसे हो गया था, हमको ये पता है, हमको थर्मल एक्सपेंशन के हिसाब से पता है डेल्टा एल ओवर एल क्या होता है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। उधर से डेल्टा एल के लिए हमने पहली लाइन आ जाएगी हमारे पास। वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम, तभी हमारे पास डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आएगी 3L² डेल्टा एल, जो कि हमारे पास L² को अगर हम ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3V डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा। डेल्टा एल ओवर एल क्या होता था, अल्फ़ा एल ही होता था। तो हमारे पास क्या आ गया, 3V अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो हमने क्या देखा, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी हमारे पास क्या आ गया है, 3 अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का कोफिशिएंट है वो लीनियर एक्सपेंसिविटी से 3 गुना होता है। ये हमने देख लिया। आगे एक न्यूमेरिकल आया होगा जिसमें कि होगा कि एरिया 2 टाइम क्या होता है। अगर हम सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हम एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा एल। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस, अगर हम एक किसी चीज़ को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, अगर ये चीज़ थी, ये टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड होती थर्मल एक्सपेंशन के कारण, लेकिन अब हमने क्या किया, इसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रोक दिया। तो अगर हम इसे ज़बरदस्ती रोक देंगे तो इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा। इसको जो हम ये जो इसको रोक रहा है, इसको इसके तहत, इसके कारण इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा। हमने स्ट्रेस क्या पढ़ा था, हमने यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में। स्ट्रेस क्या होता था, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो अगर स्ट्रेन तो हमें पता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ को ही तो स्ट्रेन बोलते हैं, तो वो है अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अगर हम उसे यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आएगा। तो हमने पहले ही देख लिया कि जो रेल जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में गैप क्या होता है। अगर हम फोर्स निकालना चाहेंगे तो स्ट्रेस से फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, हाँ, कि जो एरिया के लिए है वो 2 टाइम्स है। तो हम सेम वॉल्यूम वाला प्रोसीजर फॉलो करके एरिया के लिए निकाल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एल। एक ब्लैक स्मिथ है, उसके पास एक आयरन रिंग है, उसको वो वुडन व्हील, एक व्हील है, उसके ऊपर चढ़ाना चाहता है, उसके ऊपर अपनी घोड़ा गाड़ी के लिए। हमें रिम का डायमीटर दिया हुआ है, आयरन रिंग का डायमीटर दिया हुआ है।
आयरन रिंग का डायमीटर छोटा है और जो हमारा पहिया है उसका डायमीटर ज़्यादा है, और अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बोलता है कि उसको रिंग को वो कितना गर्म करे कि वो अपने व्हील के ऊपर उसको चढ़ा पाए। तो देखिए इसके बीच में एक है, जो हमने देखा कि जो इन दोनों के बीच में एक गैप है, इनके बीच में एक डिफरेंस है ना, रिंग और पहिए के बीच में एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमें कवर करना है अपने टेम्परेचर बढ़ा के जो एक्सपेंशन होना चाहिए उससे हमें उस डिफरेंस को कवर करना है। तो वो जो चेंज इन लेंथ है, वो चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ही तो चेंज इन लेंथ होता है। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो वही है, चेंज इन लेंथ है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो रिंग और उसके बीच का डिफरेंस है। अगर हम इस डिफरेंस को बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी, कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए कि हमारा वो उस पर चढ़ जाएगा। अब टर्म आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं, उसके बाद हम पता कर पाएंगे। हीट कैपेसिटी नाम से हमें क्या पता चल रहा है, किसी मटेरियल कितनी हीट को कैरी कर सकता है, रख सकता है अपने पास, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हीट कैपेसिटी को मान लो कैपिटल एस बोल देते हैं, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, कितनी हीट उसको दूं कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस उसका बढ़ जाए, इसके मीज़र को हम हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। कितना हीट निकालूं कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाए, उसको हम हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं कि वो जो आपका मटेरियल है वो कितनी हीट ले रहा है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यही तो कैपेसिटी हुआ। आपकी क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब वो कितना कैपेबल है, कितना सक्षम है। तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ रही है, अगर उनको हम ऐसे फ्रैक्शन में रखेंगे तो हमारे पास उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी आ जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर हम उस चीज़ को पर यूनिट मास बोलें तो उसी को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, बस इसको आप हीट कैपेसिटी को एस मास से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास हीट कैपेसिटी आएगी। और जो भी टर्म्स स्पेसिफिक होंगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिनके आगे स्पेसिफिक लग जाता है, वो प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस होती हैं। हीट कैपेसिटी सब प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास अगर हम देखेंगे तो वो एक कैपेसिटी और जिसकी ऐसा यूनिट जूल पर किलोग्राम केल्विन रहेगी। इधर आता है एक और नई टर्म है कि मोलर स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं। मोलर, अगर पर मोल की बात करेंगे तो हम उसे मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलेंगे, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन। आपने अगर देखा होगा घर में कभी किसी को दर्द होता है तो एक गर्म पानी की बोतल लगाई जाती है उसकी सिकाई के लिए। तो उसमें पानी ही क्यों भरा जाता है, पानी इसलिए भरा जाता है क्योंकि पानी की जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हीट को अपने अंदर कैरी करने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से हम पानी की सिकाई करते हैं, पानी से सिकाई करते हैं। जो ये गैसेस होती हैं इनके लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। अगर हम अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो उसकी स्पेसिफिक हीट निकाली जा सकती है, और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें फिर उसकी एक कैपेसिटी आ सकती है। गैसेस के लिए तो क्योंकि प्रेशर से उसका हमेशा चेंज होता है, प्रेशर से ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लग जाती है गैस की, जो कि सॉलिड के केस में नहीं होता, ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो गैसेस में होता है। तो गैसेस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई वाटर इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बैग्स। आपको मैंने बता दिया। सी वेंट्स, ये जो मुंबई में अगर कोई रहता होगा या कोई भी अगर
तटीय किनारों पर रहते हैं, जहाँ पे सी सोर्स पर रहते हैं, तो वहाँ पर शाम को बहुत ठंडी ठंडी बहुत हवा चलती है समुद्र से ज़मीन की तरफ पे। ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा पानी की जो हीट कैपेसिटी है उसके कारण होता है। देखो क्या होता है कि दोपहर में, दिन के समय में क्या होता है, ये समुद्र मानिए, ये आप क्या मानिए, अपना ज़मीन मानिए जहाँ पे आप रहते हैं। सूर्य की रोशनी पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन जो ये है पानी, पानी को ज़्यादा हीट कैपेसिटी है, बहुत देर में गर्म होगा। जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, इसकी अब्जॉर्बिविटी ज़्यादा है और ये जल्दी गर्म हो जाएगी। जब यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाएगी तो गैस यहाँ पर जो इसकी सतह से टकराएगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी, उसकी डेंसिटी घट जाएगी। अगर उसका घनत्व डेंसिटी घट जाएगी तो जो ये भारी वाली गैस है, जो ठंडी हवा है, वो उस तरफ भागने की कोशिश करेगी। तो हमारा जब यहाँ पे गर्माहट है तो यहाँ से हवा चलेगी। अगर हम बिल्कुल रात की बात करेंगे तो क्या होगा, अब जो ये है ना, ये जितनी जल्दी गर्म होता है ना उतनी ही जल्दी ठंडा भी होता है। अब यहाँ पे अगर ठंडक हो गई, लेकिन यहाँ पर बहुत देर तो लगी थी गर्म होने में, तो कुछ गर्मी तो हो गई होगी यहाँ पे, लेकिन अब ठंडक हो गई। अगर यहाँ पर ठंडक हो गई तो यहाँ पर घनत्व तो बढ़ जाएगा गैस का, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जो ये वाली एयर है ये यहाँ की तरफ भागने लग जाएगी। तो रात में यहाँ से चलेगी, शाम को यहाँ से चलेगी, तो वहाँ पर हवा का सर्कुलेशन चलता रहता है। इसलिए जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर हवा बहुत अच्छी चलती है। अब बात आती है कि कैलोरीमेट्री क्या होती है। कैलोरीमेट्री हम स्पेसिफिक हीट नापने का, उसमें कितनी कैलोरी, अगर आपने देखा होगा कोई भी आप खाने की चीज़ लाते हैं उस पर लिखा होता है इतनी कैलोरीज़, इतने कैलोरीज़। वो कैसे पता लगाते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी है, इसमें कितनी एनर्जी है, उसको नापने का जो सिस्टम है उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं। उसमें कितनी कैलोरी है, उसमें कितनी एनर्जी है, उसको नापने के लिए हम जो हमारी स्टडी है उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं। व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम? अगर किसी सिस्टम से, कोई सिस्टम है, बॉक्स है, उसके अंदर से ना तो हम मास का ट्रांसफ़र होने दे रहे हैं ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होने दें, तो उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि इसके ना तो हम कभी एनर्जी को इससे बाहर जाने दें ना ही मास को बाहर जाने दें, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कैलोरीमीटर क्या कहते हैं यहाँ पर? कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ हीट। व्हाट इज़ कैलोरीमीटर? कैन मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड। एक्चुअली में कैलोरीमीटर दिखने में कैसा होता है, क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो कि आइसोलेटेड बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम क्या होता है अपना मटेरियल रखते हैं और उसको हम इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं, और उसको जलाने से जो एनर्जी होती है उससे कुछ पानी, उसका जो सराउंडिंग में पानी होता है वो गर्म होता है, उसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं। टेम्परेचर जो पहले था जो बाद में था उसका टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा इतना पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, तो इसका मतलब इसके जलने से इतनी हीट निकलती है, तो हमें उस मटेरियल का हीट कैपेसिटी पता चल जाती है कि इस सॉलिड की इतनी हीट कैपेसिटी है। तो कैलोरीमीटर क्या होता है, एक ऐसा फ्लास्क होता है, स्टील फ्लास्क बहुत, उसके अंदर भी आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन मतलब हीट और मास कभी भी बाहर से अंदर ट्रांसफ़र ना हो, और उसके अंदर हम उसको मटेरियल को जलाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कितनी हीट जनरेट होती है, और उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है उसके टेम्परेचर राइज से, उसके टेम्परेचर का अगर जो बढ़ता है उससे हम पता लगाते हैं कि कितनी हीट इसने जनरेट की है, उससे हमें पता चल जाएगा। अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 किलोग्राम placed in sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 copper calorimeter containing इतना water था उसमें. The temperature of water rises and attain a steady state of this. Calculate the specific heat of aluminium. क्या हुआ है कि जो हमारा
एल्यूमिनियम है उसका कुछ मास है, उसको 100 डिग्री पर ले जाया गया, बाद में उसे उठा के कैलोरीमीटर में पानी के कांटेक्ट में रख दिया गया है, पानी के कांटेक्ट में रख दिया गया है। और जब फाइनली उनको छोड़ दिया गया काफ़ी लंबे समय तक, स्टेडी स्टेट आ गई, तो देखा कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री हो गया। आपसे बोलते हैं कि एल्यूमिनियम की जो हीट कैपेसिटी थी वो क्या है, वो बताइए। तो देखिए, स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है और उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम दिया हुआ है, उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपने क्या किया, कॉपर कॉपर का जो हमारा केस है वो, और उसके साथ पानी भी है। और जब फाइनल हम देखेंगे, फाइनल इन तीनों चीज़ों का जो हमारी हीट है वो कहाँ, जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री पहुंच जाना चाहिए तीनों का। तो हमने क्या पढ़ा है आज तक एनर्जी कंजर्वेशन में कि एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हीट लॉस्ट होगा वो हीट गेन के बराबर होगा। हीट लॉस्ट मतलब एल्यूमिनियम जो स्फीयर है वो हीट लॉस्ट करेगा, वो हीट को खोएगा। और जो हमारा कॉपर का जो हमारा कंटेनर है और जो वाटर है वो हीट को गेन करेगा। और कहाँ पहुँच रहा है, 23 डिग्री पर। अगर हम इनको ही बराबर कर दें, इसकी लॉस को, इन दोनों के बढ़े हुए टेम्परेचर को अगर हम बराबर रखेंगे, तो वहाँ पर उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन बचेगी, जो कि होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। अगर, क्योंकि बाकी सब आपको डाटा दिया गया है, दिया जाएगा, अगर आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको सारी चीज़ एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। चेंज ऑफ स्टेट, आपने देखा है कि, आपने क्या देखा है कि कुछ टेम्परेचर पर क्या होता है कि कोई चीज़ सॉलिड थी, वो सॉलिड से लिक्विड बदल जाती है, कभी कभी किसी टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में बदल जाती है। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है उस चीज़ को ही हम बोलते हैं मेल्टिंग। अगर लिक्विड से सॉलिड में चीज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। अगर उल्टा हो रहा है, जैसे कि पानी था, पानी से बर्फ़ बन रही है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूज़न। अगर पानी का हम देखें ग्राफ टेम्परेचर और टाइम के साथ, तो हम देखेंगे कि जो हमारे आइस है, आइस से वाटर जो चेंज होता है 0 डिग्री पर, उसको अपना क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, आपके पास 0 डिग्री पर आइस थी, उसको अब आप हीट देना शुरू कर रहे हैं। उस हीट दे के क्या आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक रहेगा। उधर फेज़ चेंज हो रहा है, फेज़ चेंज के लिए आपको उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी। वो हीट लेता रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो 0 डिग्री पर ही एक ऐसी स्टेट में रहेगा जहाँ पे आपको आइस भी नज़र आएगी और वाटर भी नज़र आएगी। यहाँ इसी को ही फेज़ चेंज वाला फेज़ कहा जाता है। इसमें आपकी बर्फ़ से आपको पानी में कन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। फिर आप देखेंगे कि और आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा। 100 डिग्री पर स्टीम उबलने की बजाय क्या होगा, वो फुल्ली स्टीम में कन्वर्ट होने की बजाय वहाँ पर भी कुछ समय तक, बहुत समय तक वो 100 डिग्री पर ही पानी रहेगा। उसका जो टेम्परेचर जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, वो फेज़ चेंज के लिए यूज़ होगा, जो कि बहुत हीट लेगा आपकी। पानी अपनी जो फेज़ है वो वेपर में कन्वर्ट करेगा और वो आपको वही टेम्परेचर पर रहेगा। वो हीट जा कहाँ रही है, वो हीट जा रही है आपकी फेज़ चेंज में। उसी को ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। वो आपसे अपनी एनर्जी लेता जा रहा है लेकिन आपको चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है। कहता है मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं,
the temperature at which the solid and the liquid states of the substance are in thermal equilibrium with each other. यही हमने पढ़ा, जो हमारी लिक्विड और सॉलिड है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड क्या हो गया, बर्फ़, और हमारा लिक्विड क्या हो गया, पानी। उस टेम्परेचर पे वो दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसी को ही हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं कि भाई पानी मेल्ट हो गया, बर्फ़ मेल्ट हो गई, इसलिए हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस है, ये एक प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की। अगर हम इसको डिफ़ाइन कर दें तो हम पूरे दुनिया में कहीं भी देखेंगे वैसी ही कंडीशन पर, उसी टेम्परेचर, उसी प्रेशर पर, तो हम पाएंगे कि वो हमेशा ही उसी मेल्टिंग पॉइंट पर ही मेल्ट होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये एक प्रॉपर्टी हो गई उस सब्सटेंस की। तो हम जनरली इस चीज़ को वन प्रेशर पर ही मेज़र करते हैं, वन प्रेशर पर मेज़र करते हैं। वन प्रेशर पर मेज़र करने से क्या होगा, इसी को ही हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम देख रहे हैं चीज़ को, तो हम क्या बोल देंगे उसको, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, जो कि अगर डे टू डे की लैंग्वेज में हम उसे मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं। लेकिन जो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है ये प्रेशर के साथ चेंज होता रहता है। अगर आपका प्रेशर घट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बदल जाता है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल टर्म्स में वन एटमॉस्फेयर पे देखते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही रहती है। फिनोमिना ऑफ रीगेलिनेशन क्या होता है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट करा रखा है कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, उस पर यहाँ पे ना मेटालिक वायर रख दिए जिस पे उस पर बहुत लोड है। तो क्या हो रहा है, लोड से क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होगी और वहाँ पर टेम्परेचर घट जाएगा, वो पिघल जाएगा। धीरे धीरे वो वायर ना बर्फ़ में से पार भी हो जाएगी और बर्फ़ टूटेगी भी नहीं, क्योंकि जो उसने टेम्परेरीली टेम्परेचर बढ़ा दिया था वो जैसे ही वो नीचे जाएगी तो बर्फ़ दोबारा से वहाँ पर टेम्परेचर घटने लग जाएगा। टेम्परेचर घटने लग जाएगा तो दोबारा से वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी, तो बर्फ़ की सिल्ली कटेगी भी नहीं और वहाँ पर अपना तार पार भी हो जाएगा। जो कि रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से फ्रीजिंग हो जाती है वहाँ पर, जो कि स्केटिंग में होता है। स्केटिंग जो आइस स्केटिंग होती है उसके जो पाँव के जो अपने शूज़ होते हैं उनमें एक बहुत ही नुकीला होता है, नुकीला कितना कम एरिया है और आपका लोड, ह्यूमन वेट, उधर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जनरेट होता है, उधर बहुत थोड़ा सा बर्फ़ पिघल जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिसलन का काम करती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेगा ना आदमी, वहाँ पे दोबारा से वो पानी दोबारा बर्फ़ में जम जाएगा, उसी को ही हम रीजनरेशन का फिनोमिना बोलते हैं। अगर लिक्विड टू वेपर, अगर पानी से स्टीम में चेंज हो रहा है तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो चीज़ है जहाँ पर अपना लिक्विड और वेपर दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हम वाटर का वन एटमॉस्फेरिक पे क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस की भाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। अगर सॉलिड से वेपर डायरेक्ट चेंज होता है तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर, जैसे कि कपूर, कैम्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, कपूर की गोली को आग लगा देते हैं, डायरेक्ट वो वेपर फॉर्म में बदल जाता है बिना किसी लिक्विड फॉर्म में आए हुए। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट आपने देख ली थी कि फेज चेंज में एक एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। आप अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नोट्स में आप जो भी ये कंटेंट होता है इसको नोट कर लीजिए, लिखने से ज़्यादा याद होता है और समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। तो जो हीट है वो मास, जितना ज़्यादा मास रहेगा उतनी ही आपको लेटेंट हीट हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसका फेस चेंज करने के लिए, क्योंकि जितना 1 किलो अगर आपको आइस बनानी है तो 1 किलो के बराबर आपको हीट निकालनी पड़ेगी उससे। तो मास
मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आएगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है कि यूनिट मास से कितनी हीट जोड़ी या घटाई जाए फेज़ चेंज वाले प्रोसेस से निकालने के लिए। फेज़ चेंज हमने देखा कि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं, आप उसे हीट देते रहेंगे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ऊष्मा, ये जो हीट कहीं जा रही है, ये जो हीट है, इस क्वांटिटी को ही लेटेंट हीट बोलते हैं। जो लेटेंट हीट है उसको एल से डिफाइन किया हुआ है, उसकी यूनिट दे रखी है। एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी एल पर डिपेंड कर रहे थे, अपना प्रेशर पर डिपेंड कर रहे थे, वैसे ही एल भी प्रेशर पर डिपेंड करता है। लेटेंट एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है, एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वाटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है लेटेंट ऑफ फ्यूज़न से। इसलिए ही जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, उससे जो जला हुआ होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जो भाप होती है उसको बनने में जो हीट जा रही है वो बहुत ज़्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। इस वजह से जो भाप का जला हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का जलना होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेट्स से हम अपना वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहा है 0 डिग्री पे, हमने देखा एल एफ का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे फ्यूजन हो सकता था, तो जो ये हीट गई 3.33 क्रॉस 10⁵ जूल पर किलोग्राम, एक किलोग्राम ऑफ वाटर के लिए, इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर जो गई 22.6 क्रॉस 10⁶, तो हमने देखा कि लगभग 7 गुना ज़्यादा है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो आइस थी, अगर आप उसको और हीट देते जाएंगे, ये क्या किसके बीच में ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस हीट। हीट जब आप उसको देते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा, आइस का बढ़ने लगा, -5 डिग्री टू 0 डिग्री के लिए की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर 0 पर अटक जाएगा। 0 से जब लिक्विड फेज़ में बदलना जाएगा तो 0 डिग्री पर ही वो दोनों रहेंगे। जो सारी हीट है वो फेज़ चेंज के लिए यूज़ हो रही है। उसके बाद फिर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फिर स्टीम वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर जो है फेज़ चेंज होगा। फेज़ चेंज में वेपर के लिए हीट यूज़ होगी और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 100 डिग्री पर ही अटक जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर लेटेंट हीट क्या होती है, और ये वाटर का ग्राफ समझा। फिर हमने क्या देखा, टेम्परेचर वर्सेस हीट फॉर वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर नॉट टू स्केल। ये रफ डायग्राम है तो इसमें स्केल की कोई ज़रूरत नहीं। इधर क्या बोला कि आपके पास कुछ किलोग्राम आइस थी 0 डिग्री पर, उसको आपने इतने मास के साथ, वाटर के साथ जो कि 50 डिग्री पर है, उसके साथ मिलाया, तो आपको रिजल्टेंट जब थर्मल इक्विलिब्रियम, आपने उन्हें फिर छोड़ दिया, जब थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो जो फाइनली 6.7 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ जाता है। तो आप मुझे बताइए कि फ्यूजन में, आइस के फ्यूजन में कितनी हीट गई। तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम क्या बोलेंगे कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस किसने किया होगा, जो 50 डिग्री पर पानी था वो 6.7 डिग्री पर आया होगा, तो उसने हीट लॉस किया होगा। हीट गेन किसने किया होगा, जो आइस थी वो 0 डिग्री पे थी, तो पहले तो आइस से फ्यूजन वाली जो लेटेंट हीट थी, आइस से पहले वाटर बना होगा 0 डिग्री पर, वाटर बनने के बाद उसमें हीट यूज़ की गई होगी उसने 6.7 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए। तो हीट गेन किस किस ने किया होगा, किस किस में यूज़ हुआ है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए और वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए 0 से 6.7 तक। तो अगर हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हीट लॉस के बराबर, हीट लॉस किसने किया है, 50 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी था उसने हीट लॉस किया होगा,
तो अगर हम उन दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या कहता है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 किलोग्राम ऑफ आइस, -12 डिग्री पर आपके पास आइस है। ठीक है, आपको क्या करना है, -12 डिग्री पर है, आपको उसको 100 डिग्री की स्टीम बनाना है। तो वो क्या पूछ रहा है, आपको हीट रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि कितनी हीट लगेगी। तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है इधर पर। पहले -12 डिग्री से 0 डिग्री पर हम आइस को ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर उसके बाद हमें उसको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी। क्या लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, उसको हमें 0 डिग्री ऑफ आइस से 0 डिग्री ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 डिग्री ऑफ वाटर से फिर हम अगर उसको हीट देंगे तो फिर वो 100 डिग्री तक जाएगी। 100 डिग्री पर फिर हमें उसको लेटेंट हीट देना पड़ेगा स्टीम बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस में जो भी सारी स्टीम्स जो सारी हीट्स यूज़ हो रही हैं, तो वो सब जब हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहले -12 डिग्री से की आइस से 0 डिग्री पर जाने के लिए हम मास होगा हमारे पास 3 किलोग्राम है, mc डेल्टा टी, सी मतलब स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यूज़ करेंगे, हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी। फिर 0 डिग्री ऑफ आइस से वाटर जाने के लिए मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे ही हम 1 2 3 4 क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ हीट फॉर 3 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।